अपना इनकम टैक्स का महासंग्राम चल रहा था, जिसमें अपन ने 3 वीडियो डाल चुके हैं। आज अपन जो नेक्स्ट वीडियो है बेटा आज का अपना, इसमें कुछ क्वेश्चन है, तो जो बाकी क्वेश्चन है उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट 4 या 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि अपने 4 4 8 12 13 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, तो 4 या 5 क्वेश्चन में अभी करवा रहा हूँ इस वीडियो में। उसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन बचेंगे वो आपको खुद को ही करने हैं, कोई इतने हार्ड नहीं, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर टाइम रहा तो उसका भी वीडियो अपन क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। पर बाकी जो इंपॉर्टेंट, बाकी क्वेश्चनों में जो इंपॉर्टेंट है पहले उनकी बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आइए आप क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डू यू मीन बाय टीडीएस? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। साथ ही बेटा इसको आप शॉर्ट फॉर्म में टीडीएस लिख सकते हो, तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों इसमें आप क्या लिखोगे, टीडीएस वर्ड ही यूज करोगे, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। हिंदी में इसको बोला जाता है, देखो उद्गम स्थान पर कर की कटौती, ये हिंदी में बोला जाता है। पर अपन जो भी है हिंदी मीडियम इंग्लिश में सबको क्या वर्ड यूज करना है, सिर्फ टीडीएस। तो क्वेश्चन बोला है कि व्हाट डू यू मीन बाय टीडीएस, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अबाउट इट। ये बोला है कि टीडीएस का मतलब क्या होता है और इनकम टैक्स में इसके क्या प्रोविजन दे रहे हैं। तो बेटा समझना टीडीएस होता क्या है, समझो। मान लो ये केबीसी है, कौन बनेगा, करोड़पति, ठीक। इसमें एक बंदा गया अपना मिस्टर ज्ञानी, कौन गया, मिस्टर, ये लिखिए साहब, मिस्टर ज्ञानी, ठीक। जब केबीसी हुआ तो केबीसी में अपना मिस्टर ज्ञानी क्या हो गया, 1 करोड़ रुपए जीत गया। अब 1 करोड़ रुपए कौन देगा, केबीसी देगा, किसको, मिस्टर ज्ञानी। तो बेटा ध्यान रहे, ये जो 1 करोड़ है ये ग्रोस अमाउंट है। कौन सा अमाउंट है, ग्रोस अमाउंट, सकल अमाउंट है, सकल राशि। इसको पूरे 1 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे, ये केबीसी वाले इस 1 करोड़ में से एक टैक्स काटेंगे जिसे हम बोलते हैं टीडीएस। अब टीडीएस की अगर डेफिनेशन की बात करते क्या है, यानी कि जब पेमेंट करते टाइम जो पेमेंट कर रहा है वो बंदा टैक्स का पैसा काट लेता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, टीडीएस कहते हैं। पिक्चर आई समझ में? पेमेंट कौन कर रहा है, केबीसी कर रहा है, किसको, मिस्टर ज्ञानी। यानी कि कोई भी बंदा जब पेमेंट करता है और पेमेंट करते वक्त जो पेमेंट कर रहा है वो बंदा टैक्स का कुछ अमाउंट काट लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टीडीएस। यानी कि पेमेंट के टाइम हम क्या काट रहे हैं, टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टीडीएस। जो लॉटरी और केबीसी है बेटा, इसके ऊपर 30% टीडीएस करता है, यानी 1 करोड़ का 30% 30 लाख रुपए। यानी कि इस बच्चे को, यानी कि मिस्टर ज्ञानी को सिर्फ कितने पैसे रिसीव होंगे, 70 लाख रुपए। कितने रिसीव होंगे, 70 लाख। इस 70 लाख को बोलते हैं नेट अमाउंट, क्या बोलते हैं। और ये मेरा क्या हो गया, 1 करोड़ ग्रोस अमाउंट। अब समझना, जब मिस्टर ज्ञानी की हम टोटल इनकम निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे, तो जो इनकम लेंगे देखेंगे केबीसी, ठीक। तो केबीसी में यहाँ 1 करोड़ रुपए लिखे जाएंगे, 70 लाख नहीं लिखा जाएगा। जो 30 लाख इसने टीडीएस कटा है, इसकी हम जब टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो वहां एंड में इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मान लो अगर 1 करोड़ का टैक्स बनता है तो 30 लाख हमने ऑलरेडी कटवा दिया था, तो बचा कितना, 70 लाख का मुझे पेमेंट करना। पिक्चर आगे समझ में क्या होता है टीडीएस। यानी कि जब पेमेंट करते वक्त पेमेंट करने वाला बंदा टैक्स का अमाउंट काटता है, तो उसे जब क्या बोलते हैं, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी कि पेमेंट करते वक्त जो टैक्स कटेगा उसे हम क्या बोलेंगे, टीडीएस बोलेंगे, ठीक। बेटा ये गवर्नमेंट इसलिए लाया है ताकि टैक्स की रिकवरी क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। पेमेंट करते वक्त इस बंदे ने काट लिया टीडीएस। अब बेटा जब ये टीडीएस इस बंदे ने काट लिया तो इसकी लायबिलिटी है कि ये जो टीडीएस काटा है 30 लाख का, ये गवर्नमेंट को क्या करे, जमा करे। गवर्नमेंट की तिजोरी में या गवर्नमेंट के ट्रेजरी अकाउंट में इसको क्या करना पड़ेगा, जमा करना है। मतलब कुल मिला के जो ये टीडीएस काटा है 30 लाख केबीसी वालों ने, इस 30 लाख को इसको आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसके अमाउंट से काट के और अपनी जेब में रख लिया। हाँ, समझ में आएगी बात। तो चलिए इसमें लिखा क्या है, पढ़ते हैं। आइए साहब, क्वेश्चन नंबर 17, TDS, when the person responsible for paying any income deduct income tax on income at the time of payment of income, it is called deduction at tax source। समझ में आएगी क्या बोला है कि when any person responsible, ये बंदा है काटने के लिए,
पेमेंट करते वक्त ये टैक्स का अमाउंट काट लेता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, टीडीएस। डन है, ये डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है। आगे इसमें कुछ प्रोविजन दे रखे, तो प्रोविजन पढ़ते हैं। पहला कि क्या बोला है कि जो टीडीएस है, जो भी टीडीएस काटा है उसको इनकम मानेंगे, कुल आय निकालते हैं। तो समझना ये वाली बात हुई कि जब मैं मिस्टर ज्ञानी की क्या निकालूंगा, टोटल इनकम निकालूंगा, तो जब टोटल इनकम निकालेंगे तब इस यहाँ पे जो अमाउंट आएगा बेटा वो पूरा 1 करोड़ ही आएगा। ऐसा नहीं कि इसको इनकम कितनी हुई 70 लाख की, लेकिन ये 30 लाख भी इसकी इनकम में क्या होंगे, शामिल होंगे। बट एंड में जब हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे ये 30 लाख रुपए की हम क्या कर देंगे, डिडक्शन दे देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। यानी कि टैक्स लायबिलिटी मेरी 30 लाख से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन टोटल इनकम निकालते वक्त मुझे यहाँ पे जो अमाउंट शामिल करना है वो ग्रॉस अमाउंट शामिल करना है। कौन सा अमाउंट शामिल करूंगा, ग्रॉस। तो पहले पेमेंट पॉइंट में यही लिखा है, क्या बोला है कि द टैक्स डिडक्टेड सोर्स इज रिगार्डेड एज इनकम ऑफ रिसिपिएंट असेसी एनीथिंग इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। क्या बोला है कि जो टैक्स डिडक्ट किया है 30 लाख का, ये रिसिपिएंट है, क्योंकि ये बंदा पेमेंट करेगा किसको, मिस्टर ज्ञानी को, तो ये प्राप्त करता है रिसिपिएंट है। तो रिसिपिएंट के लिए ये 30 लाख भी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। मतलब इसकी टोटल इनकम निकालते वक्त 70 लाख प्लस 30 लाख टोटल 1 करोड़ रुपए निकले। डन है। नेक्स्ट पॉइंट, द टीडीएस इज डीम्ड टू हैव बीन पेड ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट असेसमेंट। इस बंदे ने टीडीएस काट लिया तो ये बंदा ये मानेगा कि मैंने मेरा टैक्स क्या कर दिया है, जमा कर दिया। अब इसकी जिम्मेदारी है, इसने तो कटवा लिया कि हाँ ठीक है साहब तू पे कर देना, तो इसके ऊपर अब कोई भी लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ड्यूटी ऑफ द पर्सन हु डिडक्ट टैक्स। यहाँ पे डिडक्ट किसने करा है, केबीसी ने। तो केबीसी की ये क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है टू डिपॉजिट द सेम अमाउंट टू गवर्नमेंट टैक्स। बोला ना मैंने, केबीसी ने जो टीडीएस काटा है इसको आपको गवर्नमेंट में भी तो क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो ये इसकी ड्यूटी है, क्योंकि इसने तो कटवा लिया टीडीएस, तो ये तो फ्री हो गया। अब इसकी जिम्मेदारी की ये पैसा किसको जमा करे, गवर्नमेंट के ट्रेजरी अकाउंट में जमा करे। नेक्स्ट पॉइंट बोला है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 196, याद रखना सेक्शन, कि अगर कोई भी पेमेंट हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करते हैं, आरबीआई को, सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं, या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को करते हैं, या एनी म्यूचुअल फंड को करते हैं, तो उस केस में टीडीएस काटने की कोई भी जरूरत नहीं। डन है। देखो पहला पॉइंट तो टीडीएस समझाया है कि पेमेंट का, जब कोई बंदा पेमेंट करता है तो पेमेंट करते वक्त जो टैक्स काटता है उसे क्या बोलते हैं, टीडीएस बोलते हैं। फिर इससे रिलेटेड जो प्रोविजन, तो पहला प्रोविजन क्या था कि जो टीडीएस काटा है, ठीक है, तो रिसिपिएंट की जब हम इनकम निकालेंगे, प्राप्तकर्ता की जब इनकम निकालेंगे तो नेट अमाउंट में टीडीएस भी जोड़ा जाएगा, यानी कि यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट लेंगे हम टोटल इनकम निकालते हैं। डन। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला था कि जो केबीसी वालों ने टीडीएस काटा है तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी ड्यूटी है कि ये पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजरी अकाउंट में जमा करें, कि गवर्नमेंट को जमा करें। डन है। नेक्स्ट सेक्शन 196 में क्या बोला है कि अगर हम आरबीआई को कोई भी पेमेंट करते हैं, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं, स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट को, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को करते हैं, म्यूचुअल फंड को करते हैं, तो उस केस में टीडीएस काटने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। डन। अब बोला है कि टीडीएस कब काटा जाएगा, तो देखो जिस टाइम में इसको पेमेंट करूंगा या फिर इसके अकाउंट में पैसा क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, दोनों में से जो भी डेट पहले होगी उसी तारीख को टीडीएस काटा जाएगा। पिक्चर आएगी क्या समझ में? मान लो इसने पेमेंट करा है 1 अक्टूबर 2022 को, ठीक, लेकिन इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ पैसा मान लो 4/10/2022 को, तो इन दोनों में से पहले डेट कब आ रही है, 1 अक्टूबर, तो टीडीएस कब काटा जाएगा, 1 अक्टूबर। समझ में आ गया? यानी कि पेमेंट करते वक्त या फिर अकाउंट में क्रेडिट करना, दोनों में से जो भी डेट पहले होगी उसी टाइम पर हम क्या काटेंगे, टीडीएस काटेंगे। डन है क्या बेटा? आगे साथ ही लेकिन कुछ सिचुएशन दे रखी जहां पे टीडीएस कब कटेगा, जब पेमेंट किया है। जनरली टीडीएस कब कटेगा, जब भी ये दोनों में से जो भी डेट पहले होगी। लेकिन कुछ सिचुएशन है जहां पे टीडीएस कब काटा जाएगा, जब एक्चुअल में पेमेंट किया है। मैंने यहाँ पेमेंट कब करा था, 1 अक्टूबर को, यानी कि टीडीएस कब कटेगा, 1 अक्टूबर को। किन किन केस में, तो पहला अगर सैलरी का पेमेंट किया है, दूसरा ईपीएफ का पेमेंट किया है यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पेमेंट करा है, तीसरा विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, ये कैजुअल इनकम, ये लॉटरी एक तरह से केबीसी कैजुअल इनकम में आती है। नेक्स्ट एलआईसी का जो पैसा मैच्योरिटी पे मुझे मिलेगा उस केस में, साथ ही अगर मेरा कोई भी प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर कर लिया, अनिवार्य रूप से अधिग्रहण कर लिया है गवर्नमेंट ने,
तो उस केस में भी जब मुझे कंपनसेशन मिलेगा तो टीडीएस तभी कटेगा जब मुझे क्या होगा, पेमेंट होगा। तो पेमेंट की डेट पे काटना है। यानी कितनी सिचुएशन है बेटा, टोटल 5 सिचुएशन, 3 3 6 सिचुएशन। पहला क्या, सैलरी के टाइम, प्रोविडेंट फंड के टाइम, विनिंग लॉटरी के टाइम, एलआईसी की मैच्योरिटी के टाइम, या फिर प्रॉपर्टी अगर कंपलसरी एक्वायर कर ली गवर्नमेंट तो उसके कंपनसेशन के टाइम। टीडीएस कब कटेगा, जब एक्चुअल में पेमेंट हुआ, यानी कि पेमेंट के टाइम काटना है। फिर नीचे वही जल्दी अर्लियर वाली डेट नहीं देखेंगे। जनरल पे क्या होता है, दोनों में से जो भी पहले डेट आई वहां टीडीएस कटेगा, लेकिन इन 6 सिचुएशन में टीडीएस कब कटेगा, जिस दिन पेमेंट किया है। डन है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, डन है। तो ये पहले 5 पॉइंट हो गए कि कब टीडीएस काटा जाएगा, सब हो गया है। लेकिन बेटा 1 अप्रैल 2010 से क्या हुआ है, कि जिस बंदे का टीडीएस काटा जा रहा है उसको इस बंदे को पेन नंबर देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे, पेन नंबर, या पेन कार्ड की या फोटो को, या पेन नंबर से काम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिचुएशन समझो कि जो रिसिपिएंट है उसे कंपलसरी क्या देना पड़ेगा, पेन नंबर देना पड़ेगा। किसको, जो टीडीएस काट रहा है उसको। अगर वो पेन नंबर नहीं देता है तो इस केस में हम टीडीएस की रेट क्या लेंगे बेटा, लिखा हुआ है रेट एज पर सेक्शन और 20%। मान लो टीडीएस करता है 10%, कितना करता है, तो वो तो स्पेसिफाइड रेट होगी जो सेक्शन में दे रही, और 20% दोनों में से जो भी ज्यादा होगी उतना टीडीएस कटेगा अगर आप पेन नंबर नहीं देते हो तो। पिक्चर आगे समझ में, रिसिपिएंट को पेन नंबर देना पड़ेगा जो जिसको पेमेंट करना है। समझ में, यानी कि मिस्टर ज्ञानी को पेन नंबर देना पड़ेगा, किसको, केबीसी को। अगर पेन नंबर नहीं देगा तो फिर टीडीएस कितना कटेगा, जो भी रेट चल रही है। अगर लॉटरी है तो लॉटरी पे कितनी रेट है, 30% और 20%, दोनों में से जो भी ज्यादा है मतलब 30% टीडीएस है। लेकिन अगर मान लो इंटरेस्ट है उस पे रेट कितनी है, 10% है, तो 10% और 20% दोनों में से जो भी रेट ज्यादा है तो फिर 20% टीडीएस करेगा। डन है, पिक्चर क्लियर है क्या बोल रहा मैं। आगे बढ़ते हैं। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस, टीडीएस का पेमेंट कब करना पड़ेगा। अब इसने टीडीएस तो काट लिया, अब इसको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो उसने बोला है कि अप्रैल से लेके फरवरी तक, कहां से, अप्रैल से लेके फरवरी तक, अगले महीने की 7 तारीख। अगर मान लो अप्रैल के महीने में टीडीएस कटा है तो इसको आपको जमा करना पड़ेगा 7 मई तक गवर्नमेंट के पास। अगर मई में करा है तो 7 जून तक, यानी जिस महीने में टीडीएस कटा है उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपको टीडीएस जमा करना है। लेकिन ये सिचुएशन कब लगेगी, 7 तारीख, अप्रैल से लेकर फरवरी तक के महीने की। लेकिन अगर मार्च महीने में कोई टीडीएस काटा है तो उसको जमा भी आपको 30 मार्च यानी कि 30 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। समझ में, अगर मैंने कब काटा टीडीएस, मान लो मार्च महीने का टीडीएस, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो मार्च में 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो अगले यानी कि 30 अप्रैल तक मुझे क्या करना पड़ेगा, टीडीएस जमा करना पड़ेगा। कुल मिला के इतनी सी बात है। अप्रैल से लेकर अगर फरवरी तक की बात है तो अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करने का। लेकिन अगर मार्च की बात है तो 30 अप्रैल तक क्या करना पड़ेगा, टीडीएस जमा करना पड़ेगा। डन है, आगे बढ़ते हैं। ड्यू डेट ऑफ टीडीएस रिटर्न, बेटा टीडीएस का रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स में इनकम का रिटर्न फाइल किया जाता है, वैसे ही टीडीएस का भी क्या किया जाएगा, रिटर्न फाइल किया जाएगा। तो रिटर्न फाइल के लिए दे रखा है, अगर ये क्वार्टरली रिटर्न जाएगा, कैसे जाएगा, क्वार्टरली। तो पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तो पहला क्वार्टर मेरा कब खत्म हो जाएगा, अप्रैल मई जून, यानी कि 30 जून को खत्म हो जाएगा। पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून, यानी कि 30 जून को मेरा क्वार्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस केस में मुझे अगले महीने की अंतिम तारीख यानी कि 31 जुलाई तक मुझे क्या करना पड़ेगा, टीडीएस का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। समझ में आएगा, क्वार्टरली रिटर्न जाएगा। तो पहला क्वार्टर खत्म होगा 30 जून को, तो अगले महीने के एंड तक मुझे क्या करना है, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, अगर 30 सितंबर तक, अब जून के बाद क्या आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये भी एक क्वार्टर है। तो 30 सितंबर वाले क्वार्टर के केस में क्या हो जाएगा, 30 के बाद क्या आ जाएगा, 31 अक्टूबर तक मुझे क्या करना पड़ेगा, टीडीएस का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। डन है क्या। ऐसे ही फिर नेक्स्ट मेरा क्वार्टर क्या हो जाएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस केस में 31 जनवरी तक मुझे पैसा जमा करना पड़ेगा। डन। फिर
जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इस केस में मुझे 31 मई तक जमा करना है। ध्यान रखिए, लास्ट में डेट क्या दे रखी है, 31 मई तक जमा करना पड़ेगा। डन है? समझ में आएगी? अगर पहला क्वार्टर 30 जून को खत्म हो रहा तो नेक्स्ट महीने की अंतिम तारीख सितंबर में भी अक्टूबर हो जाएगा, दिसंबर में जनवरी हो जाएगा। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि लास्ट क्वार्टर की अगर बात की जाए तो उस केस में 31 मई तक मुझे रिटर्न फाइल करना है। डन? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 200A 200A उसमें क्या बोला है कि जो मैं टीडीएस रिटर्न फाइल करूंगा, जो टीडीएस का रिटर्न फाइल करूंगा मैं साइट पे जाके इनकम टैक्स की, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे उस टीडीएस के रिटर्न को प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब उसको चेक करेंगे किसने क्या क्या करा, ये सही करा है या गलत करा है। ठीक है? हाँ, अगर उसमें कोई गलती है तो उस गलती को सुधारने का मेरे को इनकम टैक्स वाले क्या देंगे, मौका देते हैं। आगे नेक्स्ट सेक्शन है 201। क्या बोला है कि अगर कोई भी बंदा टीडीएस के रूल के हिसाब से अगर टीडीएस नहीं काटता है या फिर काटने के बाद उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा नहीं करता है, यहाँ पे केबीसी है, यहाँ पे 30% कटना था लेकिन इसने काटा कितना, 25% ही काटा, लेकिन रूल के हिसाब से कितना करना चाहिए था, 30%, इसने काटा कितना, 25%, या फिर इसने काटा 30% है लेकिन गवर्नमेंट के पास टाइम पे जमा नहीं किया है, तो उस केस में सेक्शन 201 क्या बोलता है कि आपको 220 में तो ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 201 में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। सॉरी 221 में आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी। 220 में तो क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेक्शन, और 221 में आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। डन है? आगे नेक्स्ट दे रखा है सेक्शन 201 सब सेक्शन 1 लेट डिडक्शन या लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस। टीडीएस मैंने काटा नहीं टाइम पे, काटा लेकिन बाद में काटा है, या फिर मैंने गवर्नमेंट के पास जमा करवाया है लेकिन पूरा पेमेंट जमा नहीं करवाया, जिस टाइम पे जमा करना था उसके बाद कराया, यानी कि लेट टाइम पे मतलब लेट पेमेंट कराया टीडीएस का, तो इस केस में बेटा मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ के हिसाब से। कितने के हिसाब से लगेगा, 1% पर मंथ के हिसाब से। बेटा टीडीएस काटना कब चाहिए था, देखो मैंने बताया था अगर अप्रैल महीने का है तो अगले महीने की 7 तारीख 7 मई तक टीडीएस कट जाना चाहिए। अप्रैल के लिए मुझे 7 मई तक टीडीएस सॉरी कटना नहीं चाहिए, जमा हो जाना चाहिए किसके पास, गवर्नमेंट के पास। अब इस जो 201 बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप लेट डिडक्शन करोगे, यानी कि आपने डिडक्शन बाद में करा है या फिर लेट पेमेंट करना। मुझे पेमेंट करना था 7 मई को, लेकिन मैं पेमेंट कर रहा हूं मान लो 10 अक्टूबर। कब पेमेंट कर रहा हूं, 10 अक्टूबर। तो मेरा ब्याज कब से लगेगा, 7 मई के बाद कौन सी तारीख आएगी, 8 मई से लेके यहां तक का मेरे ऊपर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, और ब्याज कितना लगेगा, 1% पर मंथ के हिसाब से। डन है? बोलो, ये तो लेट डिडक्ट किया है। अब लेट पेमेंट किया है। लेट डिडक्ट किया मतलब डिडक्शन करना होता ना, या तो जिस दिन पेमेंट हो गया या जिस दिन अकाउंट में जमा हो गया, दोनों में से जो भी पेमेंट, लेकिन मैंने उस तारीख को पेमेंट नहीं किया, उसके बाद में क्या है टीडीएस काटा है, तो उस केस में 1% ब्याज लगेगा। या फिर मैंने लेट पेमेंट करा है तो उस केस में भी ब्याज कितना लगेगा, यहाँ पे 5% पर मंथ ब्याज लगेगा। डन है? आगे फिर बोला है 234E, आपने टीडीएस रिटर्न में जो फाइल किया है उसमें कोई गलती कर दी है या टाइम पे टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो इस केस में 200 रुपए पर डे के हिसाब से आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। डन है? तो टीडीएस में अपन ने पढ़ा कि एक तो ड्यू डेट पड़ी है टीडीएस रिटर्न की, एक टीडीएस कब काटा जाएगा, जनरली तो कब काटा जाएगा, जिस दिन पेमेंट किया है या जिस दिन अकाउंट में पैसा आ गया है, दोनों में से जो भी पहले हो। लेकिन 6 जगह थी जहां पे पेमेंट के टाइम काटते, सैलरी, पीएफ हो गया, इन केस में आपको पेमेंट के टाइम काटना है। फिर टीडीएस रिटर्न फाइल कब करोगे, अप्रैल मई जून, यानी कि 30 जून के केस में 31 जुलाई को करेंगे, जून जुलाई अगस्त के केस में 31 अक्टूबर को करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के केस में 31 जनवरी को रिटर्न फाइल होगा, और जनवरी फरवरी मार्च के केस में 31 मई को टीडीएस का क्या होगा, रिटर्न फाइल होगा। डन है? अगर 200 फिर पढ़ा था अपना सेक्शन 201, अगर आपका टीडीएस प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग करते हैं, तो उस केस में अगर कोई गलती है तो गलती को सुधारने का इनकम टैक्स वाले हमको पूरा मौका देंगे। फिर पढ़ा था सेक्शन 201, क्या बोला था कि अगर आपने टीडीएस जो भी रूल्स है अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं काटा है या फिर टीडीएस काट लिया लेकिन उसको टाइम पे डिपॉजिट नहीं करा है, तो फिर आपके ऊपर क्या लगेगा, 220 में तो इंटरेस्ट लगेगा, और सेक्शन 221 में आपके ऊपर क्या लगेगा, फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा। डन है? आगे सेक्शन 201, आपने लेट डिडक्शन किया है, 1 अक्टूबर को डिडक्शन करना था लेकिन मैंने काटा कब है,
15 अक्टूबर को डिडक्शन दिया, यानी कि लेट टीडीएस काटा। या फिर दूसरा केस क्या है, लेट पेमेंट करा है टीडीएस। गवर्नमेंट को पेमेंट, मान लो अप्रैल का पेमेंट करना था मुझे 7 मई को, लेकिन मैंने कब करा है 10 अक्टूबर। तो इन दोनों केस में, तो पहले केस में जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1% मतलब लगेगा, लेट काटा है, और लेट जमा किया है तो उस केस में 5% पर मंथ ब्याज लगेगा। डन है। साथ ही एक और सेक्शन था 234E, अगर आप टीडीएस का रिटर्न फाइल करने में क्या करते हो, डिफॉल्ट करते हो, रिटर्न फाइल नहीं करते हो, तो आपके ऊपर 200 रुपए पर डे के हिसाब से क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। डन। तो ये बेटा टीडीएस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। साथ में बेटा मैंने यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, तो ये टेबल अगर याद हो जाए तो ठीक, वरना लोड लेने की जरूरत नहीं, इसको वहां पे लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने टीडीएस के बाद। क्वेश्चन था 17वां टीडीएस का। उसके बाद आते हैं अपन बेटा क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 19, जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना से आप क्या समझते हो? पे एज यू अर्न स्कीम से आपका क्या मतलब है? तो बेटा ये होता है एडवांस टैक्स। कुछ जगह है इनकम टैक्स वालों ने एडवांस टैक्स के लिए क्या कर रखी है, फैसिलिटी कर रखी है। फैसिलिटी ये इनकम टैक्स वालों को जल्दी पैसा क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। यानी कि आपको एडवांस में टैक्स क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इनकम कमाओगे वैसे वैसे आपको टैक्स क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। इसलिए इसको बोलते हैं जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना या स्कीम। समझ में आएगी? एज यू अर्न यू डिपॉजिट या एज यू अर्न यू स्कीम वाला। समझ में आएगी क्या बात? पे यू एज अर्न, यानी कि जैसे आप अर्न करोगे वैसे आपको पे करना है, तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं पे एज यू अर्न स्कीम भी बोला जाता है। तो पहले डेफिनेशन में ये लिखा है, अर्थ में देखो इसका मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट देयर वाज अरेंजमेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनकम अर्न। क्या बोला है कि जिस ईयर में आपने इनकम अर्न करी है उसी ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, एडवांस टैक्स। जैसे जैसे आप इनकम कमाओगे वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए इसको बोलते हैं पे एज यू अर्न स्कीम, जैसे कमाओ वैसे चुकाओ। डन है। आगे अगर बात करें तो एडवांस टैक्स के लिए कुछ कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है कि आपका जो टोटल टैक्स का अमाउंट है वो 10,000 रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर 10,000 रुपए से कम है तो आपको कोई भी एडवांस टैक्स देने की लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन आपका अमाउंट ऑफ टैक्स 10,000 रुपए यानी कि टैक्स का अमाउंट 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। डन। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन दे रखा है, क्या है, अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपकी बिजनेस से कोई भी इनकम नहीं होती है तो फिर आपको एडवांस टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है, चाहे फिर आपका टैक्स 10,000 से क्या हो, ज्यादा। समझ में आएगी? कब कटेगा टीडी एडवांस टैक्स, कब पे करना पड़ेगा, कंडीशन क्या है? तो क्या बोला है कि अगर अमाउंट ऑफ टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई भी इनकम नहीं होती है तो फिर आपके ऊपर एडवांस टैक्स की कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। डन। आगे बढ़ते हैं। एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, समझना। सबसे पहले अगर एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अपन निकालेंगे टोटल इनकम। क्या निकालेंगे? टोटल इनकम। यार टोटल इनकम क्या है, जीटीआई निकालेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से अपन माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, वही एटीसी एटीडी वाले डिडक्शन। तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी या फिर टैक्सेबल इनकम। फिर टैक्सेबल इनकम पे हम प्रिस्क्राइब रेट से जो भी इनकम टैक्स में क्या दे रखी है, रेट दे रखी है, उससे हम इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टैक्स। और जो टोटल टैक्स होगा उसमें से टीडीएस माइनस करेंगे और जो अमाउंट बचेगा अगर वो 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो इस केस में आपके ऊपर क्या लगेगा, एडवांस टैक्स लगेगा। अगर ये अमाउंट 10,000 रुपए से कम है तो फिर एडवांस टैक्स जमा करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं। डन है। यही लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट एस्टिमेटेड जीटीआई निकालेंगे, फिर उसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे, ठीक। फिर जो अमाउंट आएगा उसे टोटल इनकम बोलेंगे और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स लगाएंगे और टैक्स में से टीडीएस माइनस करेंगे
और जो अमाउंट आएगा अगर ये 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 10,000 से कम है तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। डन है। आगे एडवांस टैक्स की भी ड्यू डेट दे रखी है, तो बेटा याद रखना 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। क्या है? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। एक बार और देखो, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। जून से स्टार्ट है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। तो पहली डेट है 15 जून, तो जितना भी आपका टैक्स बन रहा है, मान लो मेरा टैक्स बन रहा है 15,000 रुपए, तो इस 15,000 का 15% तो मुझे कब जमा करना पड़ेगा? 15 जून तक। फिर 15,000 का 45% मुझे कब तक जमा करना है? 15 सितंबर तक। फिर 75% मुझे 15 दिसंबर तक जमा करना है, और रहा 100% टैक्स मेरा जमा हो जाना चाहिए 15 मार्च। मान लो 15,000 का अगर 15% करते तो कितना आएगा? 2250। ठीक। अगर 15,000 का मैं कितना करूं? 45% करता हूं। कैलकुलेटर दे रहा है कि इसमें दे दे, मोबाइल में दे। 15,000 का 45% करो, कितना आएगा? देखना समझना। 15,000 का 45% करते तो वो आ रहा है 6,750। पर 6,750 में से 2,250 तो मैं ऑलरेडी जमा कर चुका हूं, तो इसमें से 2,250 माइनस कर देंगे तो कितना बचा है बेटा? अगर 2,250 माइनस करता हूं तो 4,500 रुपए का जो एडवांस टैक्स है वो मुझे कब पे करना पड़ेगा? जून के बाद, यानी कि 15 सितंबर को पे करना पड़ेगा। डन है? क्या बोला? 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, फिर 15 सितंबर के बाद क्या है? 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक मुझे पूरा 100%, मतलब 15,000 का टैक्स का पे हो जाना चाहिए टोटल मिला के। जैसे यहाँ 15,000 का 45% कितना बन रहा था? 6,750, पर इसमें से 2,250 तो मैं ऑलरेडी जमा कर चुका हूं, तो मुझे एक्स्ट्रा कितना और जमा करना पड़ेगा? 4,500 रुपए और जमा। डन है? चलिए आगे बढ़ते। अगर एसएससी सेक्शन 44 एडी या एडीए के अंदर आता है तो उसको पूरा एडवांस टैक्स एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा 15 मार्च को, सारा एक साथ पे करो। 44 एडी अभी पढ़ा था मैंने, प्रिजम्पटिव इनकम 8% और 6%। ये एडीए, उन दो केस में मुझे 15 मार्च तक पूरा जमा कर देना है एक इंस्टॉलमेंट। बाकी और जगह 4 इंस्टॉलमेंट है, पहली जाएगी 15 जून, दूसरी जाएगी 15 सितंबर, तीसरी जाएगी 15 दिसंबर, चौथी जाएगी 15 मार्च। डन। लेकिन अगर 44 एडी अपनाता हूं या 44 एडी अपनाता हूं तो फिर एक ही इंस्टॉलमेंट जाएगी 15 मार्च तक, पूरा टैक्स क्या कर दो? जमा कर दो। आगे अब इंटरेस्ट भी लगता है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी सी। तो पहला सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 234 ए। क्या बोला है? इंटरेस्ट फॉर डिले रिटर्न फाइलिंग। अगर आप रिटर्न फाइलिंग में क्या करते हो? देरी करते हो, टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते हो, तो इस केस में आपके ऊपर ब्याज लगेगा 1% पर मंथ और एवरी पार्ट ऑफ मंथ। डन है? आगे अगर नेक्स्ट सेक्शन 234 बी, इंटरेस्ट फॉर नॉन और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। क्या बोला है कि अगर आप एडवांस टैक्स का कम पेमेंट करते हो तो इस केस में भी आपके ऊपर कितना पेमेंट इंटरेस्ट लगेगा? 1% पर मंथ। नेक्स्ट अगर, लेकिन बेटा 234 बी में एक और पॉइंट लिखा है, सबसे लास्ट वाला 4th पॉइंट। अगर इनका एसएससी ने 90% यानी कि 15,000 का 90% बोले तो 13,500, अगर इसने 90% या उससे ज्यादा का पेमेंट कर दिया है तो फिर 234 बी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। समझ में आया? 234 ए में कब लगेगा? अगर आप टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते हो। 3 ही डेट थी, 31 जुलाई, 30 सितंबर और 30 नवंबर। अगर इस टाइम पे अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करा तो 1% पर मंथ के हिसाब से आपके ऊपर ब्याज लगेगा। फिर ये बात करते हैं 234 बी। अगर आप पेमेंट कम करते हो एडवांस टैक्स का तो आपके ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से क्या लगेगा? ब्याज, और वही एवरी और पार्ट ऑफ मंथ। लेकिन अगर जो 234 बी है उसमें बोला है कि अगर जो टोटल टैक्स है उसका अगर 90% तक आपने पेमेंट कर दिया है या 90% से ज्यादा पेमेंट कर दिया तो फिर 234 बी का आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट बोला है 234 सी, वो जो इंस्टॉलमेंट पे करी थी ना अपन ने 15 जून को 15%, फिर 15 जून के बाद सितंबर में 45%,
तो अगर 45% मेरा बन रहा है 6,750, यानी कि मुझे 4500 रुपए पे करने हैं, क्योंकि 2250 तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। अगर मैं इस 4500 से कम पे करता हूं तो जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा उसके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। मान लो मुझे करना था 4500 लेकिन मैंने पे करा 3000, तो डिफरेंस अमाउंट कितना है 1500। तो इस 1500 के ऊपर ब्याज लगेगा कितना, 1% पर मंथ। और बेटा जो इंटरेस्ट लगेगा वो टाइम पीरियड में बता दूं, पहले तीन मंथ के लिए, यानी कि जो क्वार्टरली पेमेंट जाता है ना हर 3 महीने का, उसमें तो 3 महीने का लगेगा, लेकिन जो लास्ट वाला पेमेंट रहेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 15 मार्च वाली, उसमें सिर्फ 1 ही महीने का ब्याज लगेगा। क्योंकि जो ये किस्तें जाती है, इंस्टॉलमेंट जाती है हर 3 महीने में जाएगी। 15 जून को जा रही है, फिर 15 सितंबर को जा रही है, फिर 15 दिसंबर को जा रही है, फिर 15 मार्च। तो पहले जो 3 इंस्टॉलमेंट है उसमें तो 3 महीने का ब्याज लगेगा जब भी लगेगा, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है 15 मार्च वाली, उसमें सिर्फ 1 ही महीने का ब्याज लगेगा। डन है? बोलो, ये एडवांस टैक्स वाला क्वेश्चन अपना कमेंट। बेटा एडवांस टैक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टीडीएस वाला। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मीन बाय बेस जजमेंट असेसमेंट, बीजेए शॉर्ट में बोलते हैं, और इसका सेक्शन है सेक्शन 144। इसमें क्या बोला है और किन किन स्थितियों में, यानी कि किन किन सिचुएशन में ये मेथड यूज होती है। तो चलिए पढ़ते क्या बोला है कि अगर एओ को लगता है कि आपने आपको एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर ने अगर आपको कोई भी नोटिस दिया है, अगर आप उस नोटिस की पालना नहीं करते, उस नोटिस को आप फॉलो नहीं करते हो, समझ में आ रही बात, कि अगर एओ ने आपको क्या दे दिया है, नोटिस दे दिया है, और उस नोटिस की आपने पालना नहीं करी है, या फिर उसने कोई चीज मांगी थी, कोई प्रूफ मांगे हैं, आपने पूरे प्रूफ नहीं दिए, आधे अधूरे प्रूफ दिए, तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर यानी कि एओ आपका बेस जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। डन है? साथ ही ये जो असेसमेंट होगा, असेसमेंट मतलब कर का निर्धारण, टैक्स की कैलकुलेशन, तो जो भी टैक्स की कैलकुलेशन करेगा वो कौन करता है, यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर अकेला करता है, इसलिए इसे बोलते हैं एक्स पार्टी असेसमेंट भी कहते हैं। तो बेटा बहुत सी बार वो बीजीए की जगह क्या लिख सकता है, एक्स पार्टी असेसमेंट, तो उसमें भी यही आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। बीजीए क्या होता है, बेस जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। अगर एओ ने आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी है तो आपने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, या एओ ने आपको कोई नोटिस दिया, उस नोटिस की आपने पालना नहीं करी है, तो एओ आपका बेस जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। डन है? साथ ही जो बेस जजमेंट असेसमेंट करेगा वो एओ अकेला करेगा, इसलिए इसे एक्स पार्टी असेसमेंट भी कहते हैं। एक्स पार्टी को हिंदी में बोला जाता है एक पक्षीय कर निर्धारण। डन? आगे बढ़ते हैं। बेस जजमेंट असेसमेंट दो तरह का होता है, एक होता है कंपलसरी और एक होता है डिस्क्रिमिनेशनरी। कंपलसरी को बोलते हैं अनिवार्य, और वो जो डिस्क्रिमिनेशनरी है उसको बोलते हैं विवेकाधीन। तो अगर बेस जजमेंट असेसमेंट कंपलसरी की बात करते हैं तो बेटा कंपलसरी असेसमेंट करने से पहले आपको सुनवाई का क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। यानी एओ अगर आपका बेस जजमेंट असेसमेंट कर रहा है कंपलसरी, तो आपको एक सुनवाई का मौका दिया जाएगा। वो पूछेगा कि साहब हम आपका क्या कर रहे हैं, बेस जजमेंट असेसमेंट, मतलब हमारे हिसाब से आपकी इनकम निकाल रहे हैं, अगर आपको कोई आपत्ति हो तो आप आपका पक्ष रख सकते हो, यानी सामने वाली पार्टी को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। और किन किन स्थितियों में आपका कंपलसरी बेस जजमेंट असेसमेंट होगा, अगर आप टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते हो, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, टाइम छोड़ो रिटर्न ही फाइल नहीं किया, या फिर आपने रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं करा, या फिर आपको कोई नोटिस दिया था कोई इंफॉर्मेशन के लिए, वो आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी ठीक है, या फिर इनकम टैक्स वालों ने बोला था कि आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी और आपने अपने अकाउंट क्या नहीं करवाया, ऑडिट नहीं करवाया, तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर आपका बेस कंपलसरी बेस जजमेंट असेसमेंट कर देगा। पिक्चर आगे क्या समझ में? हाँ, बेस जजमेंट असेसमेंट कब होएगा, कंपलसरी आपने रिटर्न फाइल नहीं करा, या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं करा। डन है? या फिर क्या बोला है, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी वो आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, या फिर अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने जरूरी थे लेकिन आपने ऑडिट नहीं करवाए, तो इस केस में आपका कंपलसरी बेस जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा। अब बेस जजमेंट असेसमेंट कंपलसरी के आपके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, मतलब आपको क्या क्या आपके ऊपर रूल्स लगेंगे। पहला बोला है कि 271 में आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। दूसरा बोला है 276 डबल सी और 276 डी में आपके ऊपर केस फाइल होगा, मतलब केस चलेगा, प्रोसीडिंग चलेगी। तीसरा, अगर आपके पास कोई भी लॉस है तो उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। और साथ में अगर आपका बेस जजमेंट असेसमेंट होगा तो कभी भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ टैक्स तो क्या करना पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा।
ठीक है। साथ ही अगर आपको लगता है कि एओए ने आपके साथ गलत किया है तो आप उसके अगेंस्ट कमिश्नर में, आयुक्त में क्या कर सकते हो, ट्रिब्यूनल में क्या कर सकते हो, आप कमिश्नर अपील कर सकते हो। कमिश्नर के आगे क्या कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो। एओ ने आपकी इनकम निकाल ली मान लो 10 करोड़, आप उससे संतुष्ट नहीं हुए, इसमें तो मनमर्जी से 10 करोड़ इनकम लगा, तो आप कमिश्नर, अपील कमिश्नर के पास जाके आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो कि साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है, अब आप इसका क्या करो, डिसीजन करो। पिक्चर आगे समझ में, बढ़ो आगे। क्या बोला है मैंने, कॉन्सिक्वेंस क्या है कि सबसे पहले तो आपके ऊपर 271 में पेनल्टी लगेगी, साथ ही 276 डबल सी और 276 डी में आपके ऊपर क्या लगेगा, प्रोसिक्यूशन लगेगा, अभियोजन होगा। साथ ही आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, साथ ही आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप कमिश्नर के पास क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, तो अगर रेमेडीज की अवेलेबल की बात करें, अगर आपको लगता है कि एओ ने आपका गलत असेसमेंट कर दिया, यानी कि उसने मनमर्जी से ज्यादा इनकम दिखा दी, तो आप उसके अगेंस्ट कहां जा सकते हो, कमिश्नर के पास जा सकते हो। लेकिन अगर आप कमिश्नर से भी खुश नहीं हो तो फिर आप कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। डन, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपना विवेकाधीन या डिस्क्रिप्शनरी बीजीए। इसमें क्या बोला है कि अगर आपने जो इनकम निकालने का जो तरीका है वो सही नहीं लगाया है, या फिर आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट की है किसके सामने, एओ के सामने, जो बुक्स ऑफ अकाउंट आप बनाते हो जो आपने किसके सामने रखी है, असेसिंग ऑफिसर के सामने रखी है, अगर उससे असेसिंग ऑफिसर खुश नहीं है या उसको लगता है कि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन कम है, तो वो आपका क्या कर सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। डन है, यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है कि आपको कोई नोटिस दिया, उसकी आपने पालना नहीं करी, या फिर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी, आपने पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी, तो इस केस में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। ये दो तरह का होता है, एक कंपलसरी और एक डिस्क्रिशनरी। डन है। अगर कंपलसरी की बात करें तो उसमें आपको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, और ये कब कब होगा, जब आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं करा, या फिर आपसे जो इंफॉर्मेशन मांगी वो आपने टाइम पे नहीं दी, या फिर अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने थे लेकिन आपने ऑडिट नहीं करवाया। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, 271 में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, 276 डबल सी और 276 डी में आपके ऊपर क्या लगेगा, प्रोसिक्यूशन लगेगा, अभियोजन चालू हो जाएगा। साथ ही आप आपके लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो और कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। डन। रेमेडीज क्या अवेलेबल है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, उसने आपकी इनकम ज्यादा लगा दी है, तो आप कमिश्नर के पास जा सकते हो, और कमिश्नर से भी आप संतुष्ट नहीं हो तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। डन है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। तो ये 20वां क्वेश्चन हो गया, एक टीडीएस वाला क्वेश्चन हो चुका है अपना, और पे एज यू इनकम हो गया है। एक क्वेश्चन और लेते हैं डिडक्शन वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए आप क्वेश्चन नंबर, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 13। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सी बार 10 नंबर में भी पूछा जाता है, बहुत सी बार 20 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, डिडक्शन होता क्या है पहले वो समझते हैं बस। चलिए सबसे पहले अपन ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, जीटीआई बोलते हैं। फिर इसमें से अपन को डिडक्शन माइनस करेंगे अंडर चैप्टर 6A। अंडर चैप्टर 6A में से डिडक्शन माइनस करने पड़ेंगे। तो जो आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम, यानी कि इन डिडक्शन के बारे में बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन इन द ब्रीफ the deduction allowed to an assessing respect of various payment while computing his total income। क्या बोला कि टोटल इनकम निकालते वक्त, कुल आय निकालते वक्त कौन कौन सी डिडक्शन दी जाती है। तो बेटा बहुत सारी डिडक्शन है, सेक्शन 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन है जो अपन को याद रखनी। पहली डिडक्शन है सेक्शन 80C। ये डिडक्शन किसको मिलेगी, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी। साथ में कितना अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी इसमें, कि जितना भी आपने एक्चुअल पेमेंट किया है और 1.5 लाख रुपए दोनों में से जो भी कम होगा, यानी कि 1.5 लाख से ज्यादा आप एटीसी में डिडक्शन नहीं ले सकते हो। इसमें कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी, तो पहली डिडक्शन बोलेगी खुद की, जीवन साथी की यानी कि स्पाउस की, बच्चों की, अगर आपने एलआईसी ले रखी है और एलआईसी अगर 1 अप्रैल 2012 से पहले ली है
तो इस केस में जितना प्रीमियम आपने पे करा है साथ में जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट है उसका 20% दोनों में से जो भी कम होगा उसकी आपको रिडक्शन मिल जाएगी। वापस देखो इसमें एटीसी में क्या क्या रिडक्शन मिलेगी। पहली बोलिए कि खुद के लिए, स्पाउस के लिए, जीवन साथी के लिए या बच्चों के लिए। अगर आपने एलआईसी ली है और एलआईसी कब ली है 1 अप्रैल 2012 से पहले ली है तो जितना प्रीमियम पे कर रहे हो और पॉलिसी अमाउंट का 20% दोनों में से जो भी कम है उसकी रिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने जो पॉलिसी ली है वो 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद ली है तो इस केस में बेटा वही प्रीमियम अमाउंट हो 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। लेकिन अगर क्या बोलते हैं, अगर बंदा पर्सन जो है वो हैंडीकैप्ड है तो 10% की जगह हम कितना ले सकते हैं 15% लेंगे, दोनों में से जो भी कम होगा। डन। तो ये तो एलआईसी का पॉइंट हो गया। तो एलआईसी में याद रखना खुद का, जीवन साथी का यानी पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति और बच्चों के लिए। अगर 1 अप्रैल 2012 से पहले ली है तो 20% तो पॉलिसी अमाउंट का और प्रीमियम दोनों में से जो भी कम है। अगर 1 अप्रैल 2012 से बको या उसके बाद पॉलिसी ली है तो इस केस में वही पॉलिसी अमाउंट और 20% की जगह यह कितना हो जाएगा 10%। लेकिन अगर जो जिस बंदे की पॉलिसी ली अगर वो हैंडीकैप्ड है तो 10% की जगह हम यहाँ क्या लेंगे 15% लेंगे। डन। दूसरा इसमें शामिल किया है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर आपने कोई भी क्या करा है पेमेंट करा है तो उसकी भी आपको एटीसी में क्या मिल जाएगी बेटा डिडक्शन मिल जाएगी, यानी कि पीपीएफ या आपने पीपीएफ में जमा करा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा करा है तो उस केस में भी आपको पूरी एटीसी में क्या मिल जाएगी डिडक्शन मिल जाएगी, या आरपीएफ में जमा करा है यानी कि एसपीएफ, आरपीएफ और पीपीएफ तीनों लिखने हैं। डन है। एक सुपर एन्युएशन फंड में अगर आपने पैसा जमा करा है तो उस केस में भी आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगी। यानी कि देखो 5 पॉइंट हो गए, एक तो एलआईसी का पॉइंट हो गया, एक पीपीएफ हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक एसपीएफ हो गया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक हो गया अपना कौन सा आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक हो गया सुपर एन्युएशन फंड। डन। इसमें और कुछ चीजें को याद रखनी है, जिसे 8वां पॉइंट याद रखना, ठीक है, पेमेंट टू म्यूचुअल फंड। अगर आपने म्यूचुअल फंड की कोई इकाई यूनिट खरीदी है तो इस केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। फिर एक और पॉइंट याद रखना, कंट्रीब्यूशन टू जीवन धारा और जीवन अक्षय एन्युटी स्कीम। एलआईसी की स्कीम में बेटा है जीवन धारा और जीवन अक्षय। अगर इसमें आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया, कोई भी पैसा जमा करा है तो उसकी भी आपको एटीसी में क्या मिल जाएगी डिडक्शन मिल जाएगी। पेमेंट टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी भी एटीसी में क्या मिल जाएगी डिडक्शन मिल जाएगी। साथ ही इसमें अगर वो याद रखना है तो 14वां पॉइंट याद रखो, पेमेंट मेड एज अ ट्यूशन फीस, लेकिन कितने बच्चों की 2 बच्चों की, तो एटीसी में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। या फिर आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा जमा करा है तो उस केस में भी आपको क्या मिल जाएगी एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी। तो बहुत सारी डिडक्शन है, मैंने शायद इसमें 18 दे रखी, तो आप इसमें से 8 या 10 याद रखना है जो वहां लिखनी है। तो एक तो सुकन्या समृद्धि याद रख लेना, ठीक है, बच्चों की ट्यूशन फीस, पीपीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ और सुपर एन्युएशन फंड 6 हो गया। 7वां हो गया एलआईसी का, ठीक है, एक हो गया म्यूचुअल फंड की यूनिट। तो ये 8 या 9 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये तो था सेक्शन 80C। नेक्स्ट है सेक्शन 80D। डी से याद रखना है मेडिक्लेम पॉलिसी। डी से आपको क्या याद रखना है मेडिक्लेम पॉलिसी। डन है। तो 80D की अगर बात की जाए तो बेटा ये भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी। ये किसके लिए ले सकते हो आप मेडिक्लेम पॉलिसी, मेडिकल इंश्योरेंस करवा देना अपन। जब फिर मैं अगर मान लो मैंने मेडिक्लेम इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी, अगर मेरी तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है और मेरा अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी खर्चा होता है तो अभी तो मैं मेरी जेब से दे दूंगा, बाद में मुझे इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा क्या कर देगी रीपे कर देगी। तो इसे बोलते हैं मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी। तो वो होता है सेक्शन डी, 80D, डी फॉर मेडिक्लेम पॉलिसी। तो ये किसके लिए, खुद के लिए, जीवन साथी के लिए, माता पिता के लिए और बच्चों के लिए। डन। लेकिन बेटा इस केस में यहाँ पे ध्यान रखना 80D में डिडक्शन लेने के लिए कि जो भी आपने इंश्योरेंस का पेमेंट करा है, जो भी प्रीमियम का पेमेंट करा है वो अदर देन कैश होना चाहिए। मतलब कैश में पेमेंट नहीं करना है, चेक से कर सकते हो, बैंक ड्राफ्ट से कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। समझ में आएगी बात, तभी आपको 80D में क्या मिलेगी डिडक्शन मिलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे काय की डिडक्शन मिल सकती है। देखो बेटा, एक तो मेरी तबीयत खराब होगी तो उस केस में मेरे को पेमेंट मिल जाएगा, या फिर मैं मेरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा रहा हूँ, वो रूटीन चेकअप होता है ना, तो उस केस में तो बेटा जो मैंने बोला था कि आपका पेमेंट काइंड होना चाहिए अदर देन कैश होना चाहिए, लेकिन जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है उसमें कैश में पेमेंट होना जरूरी नहीं है, उसमें कैश में पेमेंट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
और प्रिवेंटिव चेकअप के अलावा जितना भी पेमेंट होगा वो सब अदर देन कैश होगा, यानी कि ऑनलाइन होना चाहिए, या बैंक ड्राफ्ट से हो गया, चेक से पेमेंट हो गया। डन है। इसमें जो डिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, जितनी आपने खर्च करी है राशि 25,000 रुपए, दोनों में से जो भी कम होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर सीनियर सिटीजन है तो 25,000 की जगह कितनी लिमिट लेंगे, 50,000 की लिमिट लेंगे। डन। साथ ही जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया उसके लिए मुझे 5,000 रुपए की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो एटीसी हो गया, एटीडीडी मेडिक्लेम पॉलिसी, ये भी इंडिविजुअल एसएससी के लिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ, खुद के लिए, जीवन साथी के लिए, बच्चों के लिए और माता पिता के लिए। डन है। इसमें जो डिडक्शन मिलेगी उसके लिए कंडीशन है कि पेमेंट कायम होना चाहिए, अदर देन कैश होना चाहिए। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कैश की मतलब आप कैश में भी क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। जो डिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, जितना अमाउंट आपने खर्च किया है और 25,000, दोनों में से जो भी कम है। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो 25,000 की जगह 50,000 लिखेंगे। साथ ही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 की मुझे क्या मिल जाएगी, एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगी। डन। नेक्स्ट सेक्शन है एटीडीडी। डी से याद रखना, डिसेबल डिपेंडेंट। अगर कोई बंदा डिसेबल है और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उस केस में क्या डिडक्शन मिलेगी, तो ये भी बेटा इंडिविजुअल एचयूएफ है, और बेटा यहाँ पर फ्लैट डिडक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी, फ्लैट। जैसे इससे पहले वाले में तो क्या था कि जितनी अमाउंट खर्च किया और 25,000, दोनों में से जो भी कम है, यहाँ ऐसा कोई कम नहीं, अगर 1 रुपया खर्च करा तो भी फ्लैट 75 कितने की डिडक्शन मिलेगी, डायरेक्ट 75,000 की डिडक्शन मिलेगी नॉर्मल डिसेबिलिटी में। यानी कि अगर आपकी बॉडी 40% या उससे ज्यादा डिसेबल है तो 75,000 की डिडक्शन मिलेगी, और अगर कितनी हो 80% या उससे ज्यादा डिसेबल है आपकी बॉडी तो 1,25,000 की डायरेक्ट फ्लैट डिडक्शन मिलेगी। डन है। तो ये सेक्शन आपके रिलेटिव के लिए, तो रिलेटिव में कौन कौन शामिल है, स्पाउस, जीवन साथी हो गया, भाई बहन हो गया, मम्मी पापा हो गए, या एचयूएफ का कोई भी मेंबर हो गया। नेक्स्ट है एटीडीडीबी। एटीडीडीबी देखिए एटीडीडीबी क्या होता है बेटा, ये सेक्शन ध्यान से पढ़ना। एटीडीडीबी क्या है, देखो एटीडीडी तो क्या था, डिसेबल डिपेंडेंट, वो बीमार है, जो आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है वो बीमार है। एटीडीडीबी ये भी डिसेबल डिपेंडेंट के लिए, लेकिन बेटा यहाँ स्पेसिफाइड बीमारी, कोई भी जो बीमारी है वो स्पेसिफाइड है। जो रूल किसमें दे रखी है, रूल 11DD1 में दे रखी है। जैसे आपको कैंसर है, एड्स है, या फिर टीबी है, तो इस केस में आपके ऊपर सेक्शन लगेगा एटीडीडीबी। इसमें ये भी वही रेसिडेंट और इंडिविजुअल के ऊपर लगे। अभी तक जितने भी सेक्शन पढ़े वो सब रेसिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर ही लगे। इसमें जो डिडक्शन मिलेगी वही एक्चुअल जितना खर्चा किया या फिर 40,000, और सीनियर सिटीजन के केस में 40,000 की जगह कितना लिखेंगे, 1,00,000, दोनों में से जो भी कम होगा उतनी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। डन है। एटीसी तो अपन ने क्या पढ़ा था, नॉर्मल एलआईसी वाले पॉइंट पढ़े थे, पीपीएफ, आरपीएफ, एसपीएफ, बच्चों की ट्यूशन फी। एटीडी में मेडिक्लेम पॉलिसी पढ़ी थी, ठीक है। मेडिक्लेम पॉलिसी में कितनी डिडक्शन मिलती थी, 25,000, और जितना खर्च किया जो भी कम है। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में 25 की जगह कितना लेंगे, 50, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में 5,000 की एक्स्ट्रा। साथ ही जो पेमेंट होगा वो कायम होना चाहिए, अदर देन कैश। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं। फिर पता अपन ने एटीडीडी डिसेबल डिपेंडेंट, जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है वो क्या है, डिसेबल है, तो इस केस में बेटा एटीडीडी में फ्लैट डिडक्शन मिलती थी। अगर 40% या उससे ज्यादा डिसेबल है बॉडी तो 75,000, और 80% या उससे ज्यादा तो डायरेक्ट 1,25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। एटीडीडी भी डिसेबल डिपेंडेंट, बहुत ही स्पेसिफाइड बीमारी के लिए, स्पेसिफाइड डिजीज के लिए। इस केस में क्या था, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, जो रूल 11DD1 में दे रही। तो इस केस में जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, एक्चुअल में जो खर्चा किया है 40,000, और सीनियर सिटीजन के केस में 1,00,000, दोनों में से जो भी कम है। फिर पढ़ते हैं एटीक्यूक्यूबी। बेटा क्यूक्यूबी और आरआरबी भाई है। क्यूक्यूबी काय के लिए, रॉयल्टी के लिए, तो इस केस में डिडक्शन कितनी मिलेगी, जितनी रॉयल्टी मिली है और 3,00,000 रुपए, दोनों में से जो भी कम है। एटीक्यूक्यू आरआरबी ये उसके ही भाई है। एटीक्यूक्यूबी थी अपने रॉयल्टी के लिए बुक्स की, और जो एटीआरआरबी है ये पेटेंट के लिए। तो इस केस में भी सेम होगा वो अमाउंट, जितनी पेटेंट रिसीव्ड हुआ है 3,00,000, दोनों में से जो भी कम है। आगे अगर बात करते हैं एटीटीटीए, टीटीए मिलती है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। जो भी आपका सेविंग अकाउंट है अगर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उस केस में आपको कितनी रिडक्शन मिलेगी, जितना इंटरेस्ट मिला है और 10,000, दोनों से जो भी कम है। एटीटीटीबी ये भी इंटरेस्ट का ही है, लेकिन ये किसके लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए। तो यहाँ पे डिडक्शन कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 50,000, दोनों से जो भी कम है। बेटा ये सेविंग बैंक आप बैंक में भी खुलवा सकते हो और पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हो, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। डन है।
आप लास्ट सेक्शन की बात करते हैं अपन इसमें एटीजी। एटीजी से पहले बेटा एक और सेक्शन दे रखा है, एटीजी के बाद ही दे रखा है एटीयू। एटीयू में काय में हैंडीकैप्ड असिस्टे के लिए, काय के लिए हैंडीकैप्ड। अबे ये क्या हो गया इसका, आइए एटीयू बढ़िया डिटेक्शन डायरेक्शन रेस्पेक्ट ऑफ हैंडीकैप्ड असिस्टे। बेटा एक तो एटीडी पढ़ा था, उसमें खुद का जीवन साथी का क्या बोलते हैं माता पिता का और भाई बहन का था। एक एटीडीडी पढ़ा था, उसमें डिसेबल डिपेंडेंट था, मतलब कोई डिसेबल है जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। एटीयू खुद के लिए, यानी कि मैं खुद ही क्या हूं, बीमार हूं या हैंडीकैप्ड हूं, तो इस केस में भी बेटा फ्लेट डिडक्शन मिलेगी, सेम वो की वही जो एटीडीडी में पढ़ी, एटीडीडी में पढ़ी थी अपन 75,000। और नॉर्मल डिसीज है, अगर नॉर्मल डिसेबल हूं मैं तो 75,000, और अगर ज्यादा हूं मतलब मुझ में बहुत सारी बीमारियां हैं या डिसेबल हूं तो उस केस में 1,25,000 की फ्लेट डिडक्शन मिलेगी। यानी कि जो एटीडीडी में लिखा था वो वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉर्मल के केस में 75,000 फ्लेट डिडक्शन है, और अगर एक से ज्यादा बीमारियां हैं तो उस केस में 1,25,000 की मुझे डिडक्शन मिलेगी। डन है बेटा। एक टॉपिक पढ़ते हैं एटीजी। अगर मैंने किसी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेशन दिया है तो उस केस में मुझे एटीजी में डिडक्शन मिलेगी। एटीजी में डिडक्शन के लिए यहाँ पे दो है कि विथ लिमिट और विदाउट लिमिट। अगर विदाउट लिमिट की बात करते हैं यहाँ भी दो है, 100% और 50%। बेटा 100% में मैंने लिस्ट दे रखी है जिसमें नेशनल लेवल के दे रखे, नेशनल स्पोर्ट्स फंड हो गया, नेशनल प्राइम मिनिस्टर फंड हो गया, ठीक है, या अभी कोरोना के टाइम पे फंड था, नेशनल डिफेंस फंड हो गया, जिला साक्षरता समिति होगी। अगर इनमें मैं डोनेशन देता हूं तो मुझे डायरेक्ट 100% जितना भी डोनेशन दिया उसकी पूरी मिल जाएगी डिडक्शन। अगर मैंने 10,000 का डोनेशन दिया है तो मैं यहाँ डायरेक्ट 10,000 रुपए माइनस कर दूंगा एटीजी में। डन है। साथ ही ये विथ लिमिट है, विदाउट लिमिट है। विदाउट लिमिट में 100%। अगर 50% की बात करें तो यहाँ पे एक तो जवाहरलाल नेहरू है, मेमोरियल फंड है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट फंड है, ड्रॉट फंड मतलब सूखा फंड है, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड है और राजीव गांधी मेमोरियल फंड, यानी कि पूरा गांधी परिवार यहाँ पे कवर हो गया। डन। आगे बात करते हैं विथ लिमिट। ये तो विदाउट लिमिट में दो था, 100% और 50%। 100% की लिस्ट दे रखी है तो उसको पढ़ लेना, 5-6 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। 50% में तो 4 ही पॉइंट, एक तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और एक प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट फंड यानी कि सूखा फंड। नेक्स्ट है विथ लिमिट। विथ लिमिट में भी दो है, 100% और 50%। 100% में दो ही है, अगर फैमिली प्लानिंग के लिए आपने डोनेशन दिया है या फिर इंडियन ओलंपिक फंड में आपने डोनेशन दिया है तो 100% विथ लिमिट, और 50% इन सबके अलावा जो भी बचा हो 50%। पर 50% में एक याद रखना, अगर आपने कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जो क्या अप्रूव्ड है उसको डोनेशन दिया है, या फिर आपने ऐसी जगह डोनेशन दिया है, ऐसे मंदिर में डोनेशन दिया है, या इस काम के लिए डोनेशन दिया है ताकि कोई पुरानी इमारत है या कोई पुरानी बिल्डिंग है हिस्टोरिकल या पुराना कोई मंदिर है उसको रिपेयर करवाने के लिए अगर आपने डोनेशन दिया है तो आपको 50% की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन विथ लिमिट, ठीक है। अब देखो बीच में दे रखा अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अगर विदाउट लिमिट है, अगर 100% है तो जितना डोनेशन दिया है उसका 100%, और अगर 50% तो 50%। लेकिन विथ लिमिट में अपन क्या करेंगे, विथ लिमिट में निकालेंगे बेटा क्वालिफाइड अमाउंट, ठीक, और एक्चुअल डोनेशन, दोनों में से जो भी कम होगा उसका 100% या फिर 50%। ये किस केस में, विथ लिमिट, यहां लिमिट लगी क्वालिफाइड। और जो क्वालिफाइड अमाउंट है बेटा वो होता है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो आपको इतना ही याद रखना है। एक बार देख लेते कौन कौन से डिडक्शन पढ़ते। पहला पढ़ा था एटीसी, दूसरा पढ़ा था एटीडी मेडिक्लेम पॉलिसी, तीसरा पढ़ा था एटीडी डिसेबल डिपेंडेंट जिसमें फ्लेट डिडक्शन थी 75,000 और 1,25,000। फिर डीडीबी जो स्पेसिफाइड बीमारी के लिए था, जो रूल 11 में डबल डी 1 में दे रखी थी, ठीक है, उसमें 40,000 और 1,00,000 की डिडक्शन थी। फिर अपन ने पढ़ा था एटीडीटी ए जो इंटरेस्ट था बैंक का, सेविंग अकाउंट का, फिर एटीडीटी बी पढ़ा था, फिर पढ़ा था एटीक्यूक्यू बी और एटीआरआर बी, और फिर पढ़ा था लास्ट एटीयू, और लास्ट सबसे एटीजी। एटीजी था अगर आप कोई भी क्या कर रहे हो, डोनेशन दे रहे हो किसमें, चैरिटेबल पर्पस के लिए किसी भी डोनेशन दे रहे हो, तो उस केस में दो मुंह निकले थे, विद लिमिट और विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट में दो था, 100% नेशनल लेवल के सारे आ जाएंगे, और 50% में एक तो गांधी परिवार आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू आ गए, राजीव गांधी आ गई, इंदिरा गांधी आ गई, और प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट फंड आ गया। तो इस केस में जितना डोनेशन दिया, अगर 100% में तो 100%, मान लो 10,000 दिया है
और वो 100% में कवर हो रहा है, तो 100% कर दो इसका, पूरी 10,000 की मिल जाएगी, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है यहाँ। अगर 50% में आ रहा है तो 10,000 का 50% यानी कि 5,000 की आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। अब पढ़ते हैं विद लिमिट। विद लिमिट में भी दो है, 100% और 50%। अगर 100% की बात करें तो दो ही थे, एक तो फैमिली प्लानिंग याद रखना था और इंडियन ओलंपिक याद रखना था। इन सब के अलावा जो भी बचा वो कहाँ चला जाएगा, 50% में। लेकिन 50% में क्या रखना, अगर कोई भी पुरानी इमारत या पुरानी बिल्डिंग या पुराने मंदिर के रिपेयर के लिए या उसको वापस बनाने के लिए आपने डोनेशन दिया है, तो विद लिमिट में विद लिमिट 50% में आएगा। विद लिमिट में जो डिडक्शन मिलेगी वो कैसे मिलेगी, जितना क्वालिफाइड अमाउंट है और एक्चुअल डोनेशन दोनों से जो भी कम होगा उसका 100% या फिर 50% ही आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। डन है, आइए आगे। तो बेटा ये आज वाले वीडियो में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, एक क्वेश्चन नंबर 13 है डिडक्शन का, जो अपना कंप्लीट हो गया। एक टीडीएस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। एक क्वेश्चन नंबर 18 था अपना एडवांस टैक्स का, सॉरी 18 नहीं 19। और एक कौन सा क्वेश्चन था, 20वां क्वेश्चन था बेस जजमेंट असेसमेंट। डन है। अब बाकी के जो 2-3 क्वेश्चन बचे थे बेटा वो आपको पढ़ने हैं, एक बार घर पे पढ़ोगे क्योंकि लैंग्वेज अच्छी इजी सी दे रखी है, आपको आसानी से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, पेपर बहुत इजी आएगा, जो अपन ने पढ़ा उसी में से आएगा, बस आपको वहां पे ढंग से लिख के आना है। और यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, ऐसा नहीं कि तुम मनमर्जी से कुछ भी लिख रहे हो। ये इनकम टैक्स है, जितना एक्ट में लिखा हुआ है, अगर एक्ट में एक पेज लिखा है तो आपको वहां एक ही पेज लिखना है। मन से कोई रामायण या गाने लिख के नहीं आने हैं, बीच में लिखोगे तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे फायदे की बात यही है कि जितना इनकम टैक्स में लिखा उतना ही लिखना है, मनमर्जी से यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो आराम से पेपर करना और सभी को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।